गुड मॉर्निंग एवरीबडी, आई एम ऋचा शर्मा, यू आर वॉचिंग परचम और सुबह के बज चुके हैं 7 एंड इट इज टाइम फॉर आर डेली सीए सेशन। तो कौन सी ताज़ा खबरें हैं, इंपॉर्टेंट खबरें हैं फॉर आर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, चलिए उनको देखना शुरू करते हैं। आज की तारीख क्या है? आज है 11 जनवरी 2024, 11 जनवरी 2024। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पौष महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और आज अमावस्या है। आज चांद नहीं दिखेगा, वैसे थोड़े दिनों से दिख ही नहीं रहा है, काफ़ी जगह पे कोहरा फॉग धुंध हो रखी है, बट आज ऑफिशियली नहीं दिखेगा। चलिए शुरुआत करेंगे एज यूजुअल। हमने कल जो आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था उसके आंसर के डिस्कशन के साथ में। सो आपसे पूछा गया था फॉर 2023 हाउ मेनी स्पोर्ट्स पर्सन रिसीव्ड द अर्जुना अवार्ड। अर्जुन अवार्ड जो है वो कितने लोगों को इस साल 2023 के लिए दिया गया, जो हाल ही में नेशनल स्पोर्ट अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, जिसको हमने कल पूरी डिटेल में विस्तार से देखा था। द राइट आंसर इज 26 लोगों को ये मिला है। ऑल राइट, अब हम बढ़ेंगे आज के सेशन पे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज आप जो भी पढ़ने वाले हो उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कई बच्चे कई बार कंप्लेन करते हैं कि मैम हम पीडीएफ ओपन नहीं कर पाते, हो सकता है कुछ अपडेट आ रखा हो, आपने नहीं किया हो, तो आप परचम ऐप पे जाकर के भी आज का पीडीएफ एक्सेस कर सकते हो। फ्री मटीरियल सेक्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो वीकली और मंथली पीडीएफ्स होते हैं, वीकली पीडीएफ आता है और मंथली मैगजीन आती है, ये दोनों आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। बाकी जो डेली सीए पीडीएफ होता है वो हर जगह मिल जाता है फ्री में। जिन बच्चों के पास में सीए सब्सक्रिप्शन है, नॉट दिस ये वाला 2024 का जिनके पास सीए सब्सक्रिप्शन है, उनको अपने सब्सक्रिप्शन में भी ये सारे डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, ईयरली सारे पीडीएफ जो भी हम सीए चैनल पे पढ़ते हैं वो सारे पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाते हैं। अब आप इन दोनों को क्लब करके भी ले सकते हो, पिछले साल के सब्सक्रिप्शन को, इस साल को, क्योंकि अभी कुछ महीनों तक जो एग्जाम आप दोगे ना उसमें कम से कम 1 साल की सीए आपको तैयार करनी है, तो ये भी आपके काम आएगा। इसलिए हाईली सब्सिडाइज रेट पे ये दोनों आपको अवेलेबल करवा दिए गए हैं। कहाँ से कोई भी सब्सक्रिप्शन या कोर्स आप ले सकते हो? परचम ऐप पे जाके आप ले सकते हो, ठीक है। कोई भी समस्या आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, यूज कर लिया कीजिए, व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो इन दिनों इस टाइमिंग पे। नहीं तो बहुत अच्छा तरीका होता है parchamclasses06@gmail.com पे मेल लिख दीजिए, यहाँ पे आपको बहुत प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ऐप पे चैट भी आप कर सकते हैं। ऑलराइट जी, चलिए बढ़ेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज की तरफ। अब आप देख रहे हो कि मैम 10 जनवरी का इंपॉर्टेंट डे क्यों लिखा? कल पढ़ चुके हैं ये इसलिए लिखा बिकॉज कल जब हम पढ़ रहे थे तब थीम अनाउंस नहीं हुई थी, राइट। तो इसलिए आज इसकी थीम देख लेते हैं। कल हमने देखा था वर्ल्ड हिंदी डे यानी विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर 14 सितंबर को आता है, स्कूल में मनाते रहे हैं हम, और 10 जनवरी को आता है वर्ल्ड हिंदी डे। इसकी थीम इस बार की क्या रही? हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ट्रेडिशनल नॉलेज और अभी का जो एआई है उसके बीच को ब्रिज करने से रिलेटेड इसकी थीम रही। और ये क्यों मनाया जाता है, रिवाइज कर लो। 2006 में सबसे पहला वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुआ था नागपुर के अंदर और इसलिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। आज कौन सा डे है? आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है, लाल बहादुर शास्त्री जी से जुड़ा हुआ है। और वो दिवस क्या है? डेथ एनिवर्सरी है लाल बहादुर शास्त्री जी की। यानी आज ही के दिन 1966 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में लाल बहादुर शास्त्री, जो हमारे 2nd नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, उनका निधन हो गया था। तो डेथ एनिवर्सरी लाल बहादुर शास्त्री जी की कब आती है? 11 जनवरी को आती है, ठीक है। अब क्योंकि हमने लाल बहादुर शास्त्री जी की बात की है, उनसे रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं, यहां से पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। सो लाइक आई टोल्ड यू, 2nd प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के 1964 से 66, थोड़े से कार्यकाल के लिए थे। जब जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हो गया था तो 64 में 2nd प्राइम मिनिस्टर बने लाल बहादुर शास्त्री जी, और 66 में खुद इनका भी निधन फिर 11 जनवरी को हो गया था ताशकंद उज्बेकिस्तान में। इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ है। देखिए, गांधी जयंती जब हम मनाते हैं 2 अक्टूबर, उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी होती है, ठीक है। तो 2 अक्टूबर को जन्म हुआ, कहाँ? मुगल सराय उत्तर प्रदेश के अंदर। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट इन्होंने अपने कार्यकाल में एड्रेस किया था और वो था इंडो पाक वॉर ऑफ 1965। देखिए, इस दौरान ही आया ना वो वॉर। तो 1965 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। और तब इन्होंने स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। किसका स्लोगन है? लाल बहादुर शास्त्री जी का है। तो देखो कब दिया गया था, उससे हमेशा दिमाग में रहेगा। 1964 वॉर के टाइम इन्होंने स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान, और लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय हमारे पीएम थे। एंड लाइक आई टोल्ड यू कि ये जो ताशकंद उज्बेकिस्तान है वहाँ इनकी मृत्यु हुई, और ताशकंद अग्रीमेंट 1966 में साइन हुआ था, जिसकी वजह से इंडो पाक वॉर को सेटल किया गया था और ये यूनाइटेड नेशन के ऑर्डर पे सीज फायर किया गया था। इनकी मृत्यु
बता चुके हैं हम। मेमोरियल यानी कि जो हम कहते हैं ना जहाँ पे इनकी याद में मेमोरियल बनाया जाता है, वो कहाँ पर है? इनके मेमोरियल को राजघाट दिल्ली के अंदर इनका मेमोरियल है। इनको पॉस्थ्यूमसली यानी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1966 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, लाल बहादुर शास्त्री से रिलेटेड सारे फैक्ट्स चले गए दिमाग में। ओके, अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड वीक है, इंपॉर्टेंट वीक। ओके, तो देखते हैं DPIIT। व्हाट इज दिस DPIIT? पहले ये समझो, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। DPIIT जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, ऑर्गेनाइजेज स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024। कौन सा वीक है? स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2024। 10 तारीख से 18 तारीख तक इसको मनाया जाएगा और 16 जनवरी को आता है स्टार्टअप इंडिया डे, जो हमारा है ना, यहाँ नहीं लिखा है हमने क्या? अच्छा, हमारा स्टार्टअप डे होता है, राइट, नेशनल स्टार्टअप डे। और उस दिन इसको इससे रिलेटेड काफ़ी सारे जो अवार्ड्स होंगे, कौन कौन से स्टेट्स ने कितने स्टार्टअप इनोवेशंस किए, उनको अवार्ड भी दिया जाएगा। तो तब हम वो 16 को पढ़ेंगे, अभी छोड़ दीजिए। अभी क्या ध्यान रखना है कि स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक कब से कब तक ऑब्जर्व किया जा रहा है? 10th to 18th। कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? DPIIT। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ, ये दिख तो नहीं रहा होगा आपको, बहुत छोटा सा लिखा है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ये जो इवेंट है इसमें क्या होगा, जितने भी स्टार्टअप इकोसिस्टम्स हैं उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स सब साथ में आएंगे, डिस्कशन मीटिंग वगैरह करेंगे। और स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो था, जिसके तहत ये वीक वगैरह सब ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ये इनिशिएटिव 2016 में 16 जनवरी 2016 में PM मोदी साहब ने लॉन्च किया था। इसीलिए 16 जनवरी को हम इंपॉर्टेंट डे देखेंगे, स्टार्टअप डे। चलिए, तो इंपॉर्टेंट डेज खत्म हो गए। अब हम आते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स पे। एक इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट है, एक देश है जहां पे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रिसेंट टाइम्स में बने हैं, और वो है फ्रांस। कौन सा देश है? फ्रांस। सो गैब्रियल अटल अपॉइंटेड एज फ्रांस's न्यू प्राइम मिनिस्टर। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर मॉडर्न फ्रेंच हिस्ट्री के बने हैं और 34 ईयर्स के हैं, मुझसे काफ़ी छोटे हैं, 34 ईयर्स के हैं, और ये फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने अपनी पोजीशन ली है। गैब्रियल अटल, राइट। और प्राइम मिनिस्टर की बात की तो फ्रांस के प्रेसिडेंट देख लीजिए, इमैनुअल मैक्रोन, इनका नाम न्यूज़ में आप देखते ही रहते हो। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है। और पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सीन रिवर। कौन सी रिवर? सीन रिवर के किनारे। हिंदी में आप इसको ऐसे लिखते हैं, है ना, सीन रिवर। चलिए, अब पोजीशन एक बार दिखा देती हूँ। कई बार मैप वगैरह देखते हैं ना तो इन्फॉर्मेशन दिमाग में रुक जाती है। वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो रेड है उसी को इलेबोरेट कर लेंगे तो ये यूरोप वाला हिस्सा है, और यहाँ ये आपको फ्रांस दिख रहा है। गैब्रियल अटल बने हैं प्राइम मिनिस्टर। भूटान शेरिंग टोब्गे, नाम क्या है? भूटान के शेरिंग टोब्गे, ये बने हैं दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, मतलब ये तय हो चुका है। ही इज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान फॉर द सेकेंड टर्म। भूटान के PM यही थे, दोबारा दूसरी टर्म के लिए आ रहे हैं। इससे पहले ये 13 से लेकर के 18 तक भूटान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे सर्व कर चुके हैं, राइट। एंड कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को। तो एक टर्म तो इन्होंने 13 से 18 सर्व कर ली, अब दूसरी बार चुन करके आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान के तौर पे। क्या नाम है? शेरिंग टोब्गे। अब ये तो PM है, लेकिन जो किंग या मोनार्क हैं भूटान के, जिनको आप न्यूज़ में देखते रहते हो, वो दूसरे हैं। उनका नाम क्या है? जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक से याद रह जाएगा, है ना। वांगचुक किंग हैं भूटान के, और TT साहब जो हैं शेरिंग टोब्गे, ये प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं सेकेंड टर्म के लिए। कंसेक्यूटिव टर्म नहीं है, लगातार दूसरी बार नहीं है, सेकेंड टर्म है। ओके, अवार्ड कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं। ये चेहरा आप अगर थोड़ा बहुत भी हॉलीवुड फिल्म्स देखते हैं तो ये चेहरा आप जानते होंगे। ये है विलेम डेफो। कौन है ये? विलेम डेफो। एंड ही इज ऑनर्ड विद द फर्स्ट हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार इन 2024। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम एक स्ट्रीट्स होती है ना, हॉलीवुड की 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रीट्स हैं, और उन पे ऐसे सितारे बने हुए हैं, राइट। और हर एक स्टार के बीच में एक किसी ना किसी पॉपुलर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इनके नाम हैं। तो वो पूरी जो स्ट्रीट है उसको हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम कहा जाता है। उस वॉक ऑफ फेम में 2024 का पहला नाम जिसका जाएगा वो विलेम डेफो है, ठीक है। तो दैट इज वाई स्टार लिखा है, वॉक ऑफ फेम स्टार 2024 के पहले कौन है? विलेम डेफो। और 5 पॉइंटेड स्टार्स हैं जो कि हॉलीवुड की बोलवार्ड एंड वाइन स्ट्रीट जो हॉलीवुड की है वहां पे ये लगे हुए हैं, और ये बहुत पॉपुलर आकर्षण है, लोग आकर के देखते हैं कैलिफोर्निया हॉलीवुड के अंदर।
और यहाँ पे किन लोगों के नाम अंकित होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में नहीं है, लोग कंट्रीब्यूट करके सीट बनवा देते हैं, उस पर अपना नाम लिखवा देते हैं, मार्बल लगवा देते हैं, उस पर नाम लिखवा देते हैं, मंदिरों वगैरह में कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो उसी तरह से स्ट्रीट के ऊपर स्टार्स लगे हुए हैं और इन लोगों के नाम हैं जो बहुत उत्कृष्ट ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें इंडस्ट्री के अलग अलग लोग, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन, थिएटर ग्रुप एक्सेट्रा के नाम लिखे हुए हैं। गॉट इट? चलिए, अच्छा ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा आपको यहाँ दिख जाएगा, ये देखिए आधा स्टार दिख रहा है यहाँ पे। थोड़ी सी पिक्चर्स देखते चलते हैं तो दिमाग में टिक जाती हैं चीज़ें। अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं, ये आ रही है हमारी स्टेट न्यूज़ कैटेगरी से। तमिलनाडु में गेट 4 न्यू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो न्यूज़ बोलती है कि तमिलनाडु को 4 नए जैव विविधता विरासत स्थल मिल सकते हैं। अब ये तो कोई क्वेश्चन नहीं बनाना, मिल सकते हैं पे तो कोई क्वेश्चन बनाएगा नहीं ना, लेकिन ये न्यूज़ इसलिए डाली गई है क्योंकि यहाँ ये जो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट वर्ड आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या होती है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सी थी? तमिलनाडु की पहली कौन सी थी? ठीक है, टोटल इंडिया में कितनी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है? तो ये सारे पॉइंट्स की वजह से ये न्यूज़ हमको पढ़नी है। तो चलिए, नवंबर 2022 में तमिलनाडु में पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित की गई थी। क्या होती है अभी बताऊंगी। सो वो कौन सी थी? अरिटापट्टी और मीनाक्षीपुरम विलेजेस थे मदुराई डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो थी ये पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट थी तमिलनाडु की। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब होती क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता एंड हेरिटेज साइट, यानी कि बहुत कोई कल्चरल वैल्यू जुड़ी हुई हो, यहाँ बायोडाइवर्सिटी मिलती हो, यानी ऐसी स्पीशीज जो कहीं और नहीं मिलती या फिर बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट हैं यहीं के इकोलॉजी के लिए, ये सारे ऑर्गेनिजम्स, नेचर का होना। तो इस तरह की साइट्स जो कि इकोलॉजिकल रीजन से, कल्चरल रीजन से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहते हैं। वहाँ के कल्चर का, वहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग बनी हुई होती हैं वो साइट्स। तो यूनिक इकोसिस्टम होते हैं जिनमें रिच बायोडाइवर्सिटी तो होती है, साथ ही साथ कल्चरल डाइवर्सिटी का भी इंपॉर्टेंट हिस्सा वो साइट्स होती हैं। ठीक है, पुरातन काल से कुछ चीज़ वहाँ से जुड़ी हुई होती है। सो यहाँ पे वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज बहुत रिचली प्रेजेंट होती हैं। एंडेमिज्म होता है, एंडेमिक मतलब वहाँ की लोकल चीज़ें होती हैं वहाँ पे, रेयर और थ्रेटेंड स्पीशीज होती हैं, और कल्चरल डाइवर्सिटी भी बनाए रखने में उस जगह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ऐसी साइट्स को क्या कहा जाता है? बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कहा जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में एक पहले हो चुकी है और अभी 4 और के लिए बात चल रही है। अगर हम इंडिया लेवल पे बात करें तो पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कौन सी थी? बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल गांठ बांध लीजिएगा, नालूर तैमरिंद ग्रोव इन बेंगलुरु। ओके, नालूर तैमरिंद ग्रोव कर्नाटका के अंदर 2007 में इसको BHS यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। और अगर ऑफिशियल वेबसाइट के आंकड़ों पे हम जाएं तो एज ऑन डेट 36 बायोडाइवर्सिटी साइट्स इंडिया में हैं। गॉट इट जी? चलें आगे। टैमरिंड क्या होता है? टैमरिंड क्या होता है? इमली। सो नालूर टैमरिंड ग्रोव जो है वो सबसे पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट थी। अगली खबर आ रही है असम से। असम के अंदर सेलिब्रेट किया गया था एक फेस्टिवल जो कि हर साल न्यू ईयर पे शुरू होता है और 5 दिन के लिए चलता है, यानी 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक मनाया जाता है, और वो है चांदुबी फेस्टिवल। चांदुबी फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, सेलिब्रेट किया गया? असम के अंदर। सो ये सीधा सीधा याद रखना है, चांदुबी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। चांद कहाँ होता है? आसमान में होता है। देखो ये जो मैं छोटे छोटे निमोनिक देती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि बहुत यूनिक है, ये मैं आपको इतने सालों से पढ़ाती आ रही हूँ। सो मेरी कोशिश ये नहीं है कि आप मुझ पर डिपेंडेंट रहे निमोनिक के लिए, बिकॉज ज़रूरी नहीं है आप हर फैकल्टी आपको निमोनिक दे, और देना भी नहीं चाहिए। सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, आप कब आत्मनिर्भर बनोगे? ऐसे छोटे छोटे हिंट ना खुद ही अपनी क्रिएटिविटी से निकाल लिया करो। किसी फैकल्टी से निमोनिक लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि किसी और के निमोनिक को दिमाग में बिठाना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। जब आप खुद के निमोनिक बनाते हो ना, वो याद रहते हैं। दिस इज प्रूवन फैक्ट। मुझे आप अपना निमोनिक दोगे, मेरे को पहले निमोनिक थोड़ा दिमाग में बिठाना पड़ेगा, मैं खुद के बनाऊंगी, मुझे याद रहेगा। सो चांदुबी फेस्टिवल असम के अंदर सेलिब्रेट होता है, अपना खुद का बना लिया करो निमोनिक। सेल्फ सफिशिएंट, जरूरत ही नहीं है टीचर हमें निमोनिक दे, आओ मैम न्यूज़ समझाओ, बहुत अच्छा सा कंटेंट दे दो, हमारा काम हो गया, चलो आ जाओ। सो चांदुबी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? चांदुबी लेक के आसपास मनाया जाता है, और ये चांदुबी लेक भी पूछ लिया जाए तो असम के अंदर है। हर साल लाइक आई टोल्ड यू 1 जनवरी से 5 जनवरी मनाया जाता है। मेन काम इसका इको टूरिज्म को प्रमोट करना है। ठीक है, तो ये कल्चर का अभिन्न अंग ना होकर के मोर और लेस टूरिज्म से रिलेटेड है, बिकॉज फेस्टिवल्स होंगे तो टूरिज्म बढ़ता है और उसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी थोड़ी वर्क करती है, और अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ की जो लोकल ट्राइब्स हैं अलग अलग,
उनको अपनी आजीविका चलाने के लिए और अपने डेवलपमेंट को करने के लिए, जैसे राभाज हैं, गारोज हैं, गोरखाज हैं, टी ट्राइब्स हैं, ये सब मिलकर के इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ताकि टूरिज्म से इन्हीं को बेटर अपॉर्चुनिटीज मिले अपनी आजीविका कमाने के लिए। ठीक है, चांदोबी फेस्टिवल याद रहेगा, आसाम। चांदोबी लेक की बात की है हमने, तो देख लेते हैं फ्रेश वाटर लेक है, किस तरह की लेक है। असम में है तो सॉल्ट वाटर लेक होने के चांसेस तो नहीं है ना, तो फ्रेश वाटर लेक है और ये अर्थक्वेक की वजह से बनी थी 1897 में, राइट, आसपास हिल से गिरी हुई है। और इसका जो नाम है वो 2 वर्ड से डिराइव हुआ है। खासी भाषा के अंदर 2 शब्द हैं, चांद या कई जगह इसको सान भी कहा जाता है ना, सान जिसका मतलब होता है 5 और डूबी मतलब सिंकिंग, तो 5 पहाड़ियां या हिल्स थी वो सिंक कर गई थी और उसकी वजह से अर्थक्वेक के टाइम और फिर पानी वानी भर गया, तो इस तरह से लेक बनी है ऐसा कहा जाता है। अब 1897 में क्या हुआ नहीं कहा जा सकता ना, श्योरली, तो ऐसा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़े उससे पहले जल्दी से देख लीजिए सीए रफ्तार अवेलेबल हो चुका है। क्या है सीए रफ्तार? 6 महीने का हेडलाइंस का कंपाइलेशन है, यानी जितनी भी न्यूज़ जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 तक रही उन सबको बहुत सारी कैटेगरी वाइज आपके लिए हेडलाइनर के फॉर्म में असेंबल किया गया ताकि क्विक रिविजन करना हो, लास्ट मिनट प्रिपरेशन करनी हो तो ये डॉक्यूमेंट आप रेफर कर सकते हो। कहाँ मिलेगा? परचम ऐप पे भी अवेलेबल है, परचम की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, ले सकते हैं वहां से। साथ ही साथ ये एक और डॉक्यूमेंट देख लीजिए, सवाल क्या है? ये हमारा क्वार्टरली एक ई बुक है जिसमें हम 300 से भी ज्यादा MCQs लाते हैं CA के अलॉन्ग विद देयर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो किसी को करंट अफेयर हेडलाइन से या न्यूज से पढ़ने में अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को MCQs के थ्रू तैयारी करने में अच्छा लगता है, तो ये उन बच्चों के लिए है। या फिर जिन्होंने पूरी बुकलेट पढ़ ली है, मंथली करंट अफेयर सारे पढ़ लिए हैं, तो अब आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो यहाँ से। ये आपको कहाँ मिलेगा? इंडिविजुअल क्वार्टर, जैसे क्वार्टर 4 की जो बुकलेट है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, और अगर आपको चारों क्वार्टर की चाहिए तो उसका एनुअल सब्सक्रिप्शन जो 2023 का था वो आपको परचम ऐप से मिल जाएगा। अब नए साल का सब्सक्रिप्शन अब चालू होगा जब एक क्वार्टर खत्म हो जाएगा। अभी 2023 का अवेलेबल है जिसमें पूरे 2023 के 300 × 4 1200 1300 अराउंड क्वेश्चंस आपको विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। ठीक है जी, ज्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर मैंने आपको बता दिए थे। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, और ये जो है अब थोड़ा साइंस सेक्शन से न्यूज है। IISc बेंगलुरु जो है उसने डेवलप किया है हीट टॉलरेंट वैक्सीन, जो हीट को टॉलरेट कर लेते हैं, यानी आपको कोल्ड फ्रीजर्स वगैरह में नहीं रखना पड़ता। ये वैक्सीन किसके अगेंस्ट है? अगेंस्ट करंट स्ट्रेन्स ऑफ SARS-CoV-2। क्या है ये SARS-CoV-2? इसी की वजह से कोविड होता है ना। तो SARS-CoV-2 का जो स्ट्रेन है RNA का, उसके लिए एक हीट टॉलरेंट वैक्सीन बनाई है। किसने बनाई है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने बनाई है। और इससे क्या होगा, अभी तक जो भी वैक्सीन होती थी उनको कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता था, बाहर रखोगे तो इफेक्टिव नहीं रहेंगी, पर इसको कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखना पड़ता, तो क्विकली अडेप्ट हो जाएगी। ये फ्यूचर वेरिएंट्स भी जो आएंगे ना इस वायरस के, उन फ्यूचर वेरिएंट्स के लिए भी ये अट्यून हो जाएगी। एंड दिस इज अ वायरस, है ना, मैंने RNA बोल दिया शायद, दिस इज अ वायरस। एंड RS2 एंटीजन जो है उसको आप रूम टेम्परेचर भी रख सकते हो, आपको ब्लास्ट फ्रीजर्स वगैरह की जरूरत नहीं है। तो कौन से इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है हीट टॉलरेंट वैक्सीन को फॉर SARS-CoV-2? इसको किया है IISc बेंगलुरु ने। गॉट इट? चलिए अगली न्यूज देखते हैं, ये डिफेंस सेक्शन से रिलेटेड है। नेवी चीफ, हमारे नेवी चीफ कौन है? R हरिकुमार जी हैं। नेवी चीफ फॉर्मली रिसीव्स दृष्टि 10 लॉन्ग एंड्योरेंस UAV। UAV क्या है? अनआर्म्ड एरियल व्हीकल, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी जिसमें कोई बैठता नहीं है, यानी ड्रोन्स एक तरह से आप कह सकते हो, जिसमें कोई बैठता नहीं है, खुद से ऑपरेट किए जाते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो नेवी चीफ ने फॉर्मली रिसीव किया है और अनवील किया है, अनावृत किया है दृष्टि 10। दृष्टि 10 क्या है? लॉन्ग एंड्योरेंस UAV है। कभी पूछा जाए दृष्टि 10 क्या है, क्या ये कोई टैंकर है, कोई मिसाइल है, क्या है, तो ये लॉन्ग एंड्योरेंस यानी काफी दूरी तक चलने वाला UAV है। अब इसके बारे में डिटेल्स और हम देखते हैं। सो नेवी चीफ एडमिरल R हरिकुमार जी ने पहला दृष्टि 10 स्टारलाइनर मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, MALE, मीडियम ऑल्टीट्यूड यानी मीडियम ऊंचाई तक उड़ने वाला, लॉन्ग एंड्योरेंस बहुत दूरी तक जा सकता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल रिसीव किया, अनवील किया। कहाँ? हैदराबाद में। हैदराबाद में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस है जिन्होंने इसको बनाया है, असेंबल किया है। सो अगर पूछा जाए कि ये जो दृष्टि 10 है इसको असेंबल कौन सी कंपनी ने किया है? अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने किया है। और कहाँ? हैदराबाद के अंदर रिसीविंग की है
हमारे नेवी चीफ ने। और इसमें करीब 70% जो भी चीज़ें लगी हैं वो इंडिजिनस हैं, यानी कि आत्मनिर्भर भारत वाले कॉन्सेप्ट पे ही ये बनाए जाने की कोशिश इसके साथ रही है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर की बात करें तो इसमें इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्निजेंस बहुत अच्छी है, यानी कि स्मार्ट एक हम कहेंगे व्हीकल है, एरियल व्हीकल, और बहुत इंटेलिजेंट है, इंफॉर्मेशन लेना, अच्छे से निगरानी रखने में बहुत काम आएगा। 36 आवर्स की एंड्योरेंस है, 36 आवर्स लगातार उड़ सकता है। 450 किलो का पेलोड है, यानी 450 किलो भार लेकर के उड़ सकता है। सारे वेदर के अंदर ये मिलिट्री को अपनी सेवाएं दे पाएगा। ठीक है, और बस आगे बढ़ते हैं। Indian Navy's P-8I aircraft reaches Guam, USA for exercise Sea Dragon 2024। अगली जो न्यूज़ है वो भी डिफेंस से है पर मिलिट्री एक्सरसाइज सेक्शन से है। ठीक है, अब न्यूज़ क्या बोल रही है, इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट जो है वो कहाँ पहुंचा, ग्वाम USA पहुंचा। क्यों पहुंचा भाई, क्यों गया है वहां पे, क्योंकि एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 है जो USA होस्ट कर रहा है, यानी करवा रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करने इंडिया भी पहुंचा है और भी बहुत से देश पहुंचे, क्योंकि ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, बहुपक्षीय, बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। कौन सा एडिशन है ये सी ड्रैगन का, 4th एडिशन है, राइट, मल्टीलेटरल है। और एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर से रिलेटेड एक्सरसाइज है। पानी के अंदर सबमरीन्स, एंटी सबमरीन यानी सबमरीन्स को ध्वस्त करने के लिए जो एक्सरसाइज की जाएगी। ऑर्गेनाइज किसने किया, यूएस नेवी ने किया। ध्यान रखेंगे सी ड्रैगन नाम से ही समझ में आ रहा है ना, समुद्र से जुड़ी हुई है। सो यूएस नेवी ने किया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, जापान, इंडिया, इन सारे देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। ओके, अगली खबर समझने वाली है थोड़ी, तो नेशनल कैटेगरी हम बोलेंगे इसको। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी इन ऑल हाई कोर्ट्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जुडिशियल पे कमीशन। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बनी जिनमें 3 लोग थे, हेडेड बाय हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी। और ये जो बेंच बनी सुप्रीम कोर्ट की, इन्होंने ऑर्डर किया है कि भाई एक कमिटी बनाइए, कॉन्स्टिट्यूट कीजिए कमिटी बनाइए सारे हाई कोर्ट्स में, जितने भी हाई कोर्ट हैं। जल्दी से लिख दो कमेंट सेक्शन में, इंडिया में कितने हाई कोर्ट्स हैं, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। जितने भी हाई कोर्ट हैं उनके अंदर एक कमिटी बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए, क्योंकि जो जुडिशियल पे कमीशन थी, जो सेकंड जुडिशियल पे कमीशन थी, उसके हिसाब से जो रिकमेंडेशंस आई हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या है जुडिशियल पे कमीशन, उसके इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुए हैं, ये सारी बातें अभी हम थोड़ी देखेंगे। तो यहाँ तक की न्यूज़ तो समझ में आ गई। अब देखिए, चिंता का विषय ये था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि भाई जो हमारी सेकंड जुडिशियल पे कमीशन है उसने अपनी रिकमेंडेशन दी। ये कमीशन जो है बनी कब थी, तो ये जो कमीशन है हमारी, एक सेकेंड, हाँ, मैं क्योंकि पहले ये कॉन्टेक्स्ट समझाना चाह रही हूँ, फिर आपको मेन न्यूज़ समझाऊंगी। तो ये जो हमारी सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन थी, इसको सेटअप किया गया था 2017 में, 2017 में, और इसने अपनी जो रिकमेंडेशंस थी वो 2020 में दे दी थी। ठीक है, कि भाई हमारे हिसाब से ये पेमेंट स्ट्रक्चर रिवाइज होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं ना 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, तो मतलब जो जितने भी जुडिशियल लेवल के लोग हैं, सबऑर्डिनेट जजेस के कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलरली था, उनकी पे को रिवाइज करना था। तो ये कमिटी जो थी, कमीशन जो थी, सेकेंड नेशनल जुडिशियल कमीशन, इसने अपनी रिपोर्ट 2020 में दे दी, लेकिन अभी तक भी उस रिपोर्ट के ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि जो रिटायर हुए हैं लोग, कुछ लोग तो स्वर्ग भी सिधार गए, पर उनको वो रिवाइज्ड पे के हिसाब से अपनी पेंशन या फिर उनके जो भी एरियर्स, सैलरी वगैरह अटकी हुई थी, वो नहीं मिली हैं। तो इसी पे चिंता जताते हुए सीजेआई जो हमारे हैं, उन्होंने कहा कि भाई अगर जजेस के साथ ही ऐसा होगा तो आम जनता तो फिर क्या उम्मीद रखे। ठीक है, तो जल्दी से आप सारे हाई कोर्ट के अंदर एक कमेटी बनाइए जिसमें 2 मेंबर्स होंगे, और उनको नॉमिनेट कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। यूनिफॉर्मिटी आ सके सर्विस कंडीशंस में। ऐसा नहीं है कि बाकी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को तो पे रिविजन्स मिल रहे हैं, हमारे बेचारे जुडिशियल सिस्टम के अंदर आ ही नहीं पा रहे हैं रिविजन्स। तो इसके लिए एक कमेटी बननी चाहिए। उस कमेटी के अंदर 2 जज होंगे और ये कमेटी हर हाई कोर्ट के अंदर बनेगी। ओके, और ये जो 2 जज हैं इनको नॉमिनेट कौन करेंगे, चीफ जस्टिस करेंगे, राइट। और जो भी फिर जो सेकंड जुडिशियल पे कमीशन है उसके जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू करवाना, ये इस कमेटी का काम होगा। ये देखेंगे कि भाई वो ढंग से लागू हो गए, जो भी एरियर्स थे यानी जो पुराने बकाया पैसे थे वो सबको मिल रहे हैं, पेंशन हो गई, बाकी रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, सबको मिल रहे हैं इस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से या नहीं मिल रहे हैं। समझ में आ गई बात। ओके, इस कमेटी का नाम क्या होगा, इस कमेटी का नाम क्या होगा, जो ये 2 जजेस की कमेटी बनेगी, कमेटी फॉर सर्विस कंडीशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। तो मैंने आपको कहा था ना, सबऑर्डिनेट जजेस के ऊपर ये जो सेकंड कमीशन है, इसके
रिकमेंडेशन लागू होंगे, तो उसी को देखने के लिए कमिटी फॉर सर्विस कंडीशंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी गठित की जाएगी। न्यूज़ समझ में आ गई? ठीक है। अब मेन फंक्शंस क्या होंगे इस कमिटी के? जो 2 मेंबर की कमिटी हर एक हाई कोर्ट में बनेगी, मैंने आपको वैसे बता दिया है। जो सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन है, उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू करवा पाना, एक तो ये देखेंगे, उसके अलावा पे, पेंशन, अलाउंसेस जो भी हैं अप्रूव्ड, वो दी जा रही हैं नहीं दी जा रही, ये देखेंगे। और जो एरियर्स हैं, जो बकाया है, उनको भी देना, दिलवाना, ये सारा काम कब तक हो जाना चाहिए? ये हो जाना चाहिए February 29, 2024 तक। तो ये पूरा मामला जो है रिकमेंडेशन के हिसाब से जो भी कुछ कहा गया है वो सबको दिलवा करके मामला कब तक सेटल करना है? February end 2024 तक करना है इस कमेटी को। गॉट इट? अब ये जो मैंने आपको बता रही थी स्टैटिक पोर्शन, तो सेकंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन 2017 में बनाया गया। चेयरमैन कौन थे? जस्टिस पी वेंकट राम रेड्डी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पहले फॉर्मर जज रह चुके हैं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी वो कब दी? 2020 में दी। ठीक है, अब वो लागू होने के लिए कमेटी बनाए जाने की बात की जा रही है। जनरली अगर हम देखें, बाकी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है ना, या जो पेंशनर्स हैं, उनके लिए 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन ऑलरेडी लागू हो चुकी है। 7th पे कमीशन जो है वो 2014 में बनाया गया था, उसने अपनी रिकमेंडेशन 2016 में दे दी थी। ठीक है, और वो लागू हो गई। तो सीजीआई यही कह रहे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यही कह रहे थे कि बाकी सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2016 में ही रिवाइज्ड बेनिफिट्स ले रहे हैं, और जो जुडिशियल लेवल है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, उनको अभी तक भी रिवाइज बेनिफिट नहीं मिले हैं। ठीक है, तो इसके लिए सारी कार्रवाई की जा रही है। आई होप द न्यूज इज प्रीटी क्लियर टू यू। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी। कौन? लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी। अब ये क्या होती है अभी हम देखेंगे। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी रिलीजेस रिपोर्ट ऑन जेंडर इंक्लूसिव फ्रेमवर्क। किसके ऊपर? जेंडर इंक्लूसिव फ्रेमवर्क। जेंडर इंक्लूसिव यानी हर सारे जेंडर्स को इंक्लूड करना। फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन इंडिया। इंडिया से जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होती है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड होती है, उससे रिलेटेड लैंड पोर्ट्स बने हुए होते हैं। हमारे जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं ना, वहाँ पे लैंड पोर्ट्स होते हैं। क्या होते हैं वो? जो भी माल आना है, जो लोग आने हैं, उनका इमिग्रेशन हो गया, माल जो आ रहे हैं उनका सिक्योरिटी चेक हो गया, लोडिंग अनलोडिंग हो गया, ये सारा पोर्ट्स लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी देखती है। तो लैंड पोर्ट्स जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में शामिल है, वहाँ पे अभी तक मेनली मेल्स एम्प्लॉय किए जाते हैं। तो वहाँ पे भी जेंडर इंक्लूसिव फ्रेमवर्क को बढ़ावा मिले, इसके लिए एक रिपोर्ट रिलीज की गई है बाय लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी। आगे न्यूज समझ में? ठीक है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? एन जेंडरिंग लैंड पोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में जितने भी लैंड पोर्ट्स हैं उनको एन जेंडर करना, यानी उनमें और जेंडर्स को भी शामिल करना। कितने लैंड पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर? इंडिया के अंदर टोटल 11 लैंड पोर्ट्स हैं। चलो अभी आगे बताती हूँ, पहले इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। इस रिपोर्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कि भाई जेंडर इंक्लूसिव बन सके, और जितने भी लैंड पोर्ट्स हैं जहाँ से क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है, आवाजाही होती है, टूरिज्म होता है, वहाँ पे फीमेल्स भी दिखें और जेंडर्स भी दिखने चाहिए। अब बात आती है लैंड पोर्ट्स क्या है। वैसे मैंने आपको समझा दिया। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मेंशन नहीं है, लॉ के तहत बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, क्योंकि हमारी बाउंड्रीज, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को एक तरह से प्रोटेक्ट कर रही है ना, उनसे रिलेटेड ट्रेड और लोगों के आने जाने को प्रोटेक्ट कर रही है। और 2012 के अंदर इसको बनाया गया था। लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010 के हिसाब से इसको एस्टैब्लिश किया गया था। मेन काम क्या है? क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो है, पैसेंजर्स का हो, गुड्स का हो, वो सारा यहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे मैनेज किया जाता है। इनको बॉर्डर स्टेशंस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कहा जाता है। टोटल 11 लैंड पोर्ट्स हैं जो कि ऑपरेशनल हैं इंडिया के अंदर, और फंक्शन मैंने आपको बता दिए। पैसेंजर मूवमेंट हो, इमिग्रेशन हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना हो, सिक्योरिटी वगैरह, जो लोग आ रहे हैं उनका सिक्योरिटी चेक करना, ये सब कुछ लैंड पोर्ट्स ऑफ इंडिया के तहत काम चलता रहता है। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए अगली न्यूज देखते हैं। इंडिया टू चेयर, चेयर यानी लीड करना। ठीक है, इंडिया टू चेयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। अब ये कमिटी क्या है भी देखेंगे। इंडिया टू चेयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी फॉर फर्स्ट टाइम इन जुलाई। जुलाई के अंदर, अभी नहीं, बहुत दूर है अभी, जुलाई 21 से 31 हम क्या करेंगे? इंडिया पहली बार होस्ट करेगी, यानी मेजबानी करेगी, और चेयर भी करेगी, यानी लीड भी करेगी पूरी उस मीटिंग को, जो कि होने वाली है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की। ठीक है जी, कहाँ? नई दिल्ली के अंदर। और ये इस कमेटी का कौन सा सेशन होगा? 46वां सेशन होने वाला है। तो ये तो रही न्यूज। अब बात आ जाती है ये कमेटी क्या है, क्या करती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है वो सिलेक्ट करती है। हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ा है ना,
सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सिलेक्ट करता है? ये कमेटी सिलेक्ट करती है कौन सी साइट है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, दिया जाना चाहिए सर्टिफिकेट नहीं दिया जाना चाहिए। तो जितनी भी हमारी साइट्स होंगी कल्चरल और हेरिटेज साइट, उनको सिलेक्ट करना और उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या काम होना चाहिए वो सब इस कमेटी के थ्रू होता है, राइट। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1972 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था और 21 मेंबर स्टेट्स हैं जो इसके मेंबर्स हैं अभी, और ये वंस अ ईयर मिलते हैं और ये सारी मीटिंग करते हैं। और इस बार कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा और चेयर करेगा। इंडिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मेंबर बना 4 साल टर्म के लिए 2021 से 2025। तो अभी हम मेंबर हैं इन 4 सालों के लिए इस पर्टिकुलर कमेटी के। क्या फायदा होता है जब आप चेयर या होस्ट कर रहे होते हो ऐसी कमेटी? आप थोड़ी अपनी रिक्वेस्ट ज़्यादा रख सकते हो कि हमारे कुछ और मॉन्यूमेंट्स को या प्लेसेस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल जाए। ये एक बेनिफिट होता है जो होस्ट को, चेयर को मिल जाता है। रूल नहीं है बट ऑब्वियस सी बात है। चलिए, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? पेरिस में है। कब बना था? 16 नवंबर 1945 को ये बना था। अगली न्यूज़ देखिएगा, दुबई से आ रही है। दुबई से तो नहीं आ रही है वैसे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, देयर सम इरिटेशन इन माय आई। ऑलराइट, सो अगली जो न्यूज़ है वो दुबई से रिलेटेड है। न्यूज़ ये है, दुबई सिक्योर्स टॉप स्पॉट इन 2024 ट्रिप एडवाइजर ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड्स फॉर 3rd कंसेक्यूटिव ईयर। लगातार तीसरी बार दुबई टॉप स्पॉट पे रहा है। कौन सी चीज़ के टॉप स्पॉट पे? ट्रिप एडवाइजर, जो कि ट्रैवल एडवाइजर है ना, ट्रिप वगैरह प्लान करते हैं। ट्रिप एडवाइजर के ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड, यानी कि जो ट्रैवलर्स हैं वो अपनी चॉइस लोकेशंस बताते हैं और उसमें दुबई ने टॉप किया है, इस तरह से समझिए। सो ट्रिप एडवाइजर्स ट्रैवलर्स चॉइस बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड 2024 किसको मिला है? दुबई को मिला है। लगातार तीसरी बार मिला है और ये अकेली जगह है जिसको इतनी बार ये अवार्ड मिला है। फर्स्ट सिटी टू अकम्प्लिश दिस फीट इन सक्सेशन, लगातार तीसरी बार। और जो ट्रिप एडवाइजर है वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रैवल गाइडेंस प्लेटफॉर्म है। ओके, अगली न्यूज देख लेते हैं। 2023 इज द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड, लाइकली वार्मेस्ट इन 1 लाख ईयर्स, यानी 100,000 ईयर्स। तो एक रिपोर्ट सामने आई यूरोपियन यूनियन की कोपर्निकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की तरफ से, ठीक है। इनके हिसाब से जो आंकड़े हैं पूरे, वो ये बताते हैं कि जो 2023 था अभी तक का सबसे गर्म साल दर्ज किया गया है। 2016 से भी गर्म, 2016 को अभी तक का सबसे हॉटेस्ट ईयर कहा जा रहा था प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय से अभी तक, लेकिन 2016 को भी 2023 ने पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ बीइंग द हॉटेस्ट ईयर। हॉटेस्ट ये फैशन के सेंस में नहीं है, गर्मी के सेंस में। सो 2023 वाज 1.48 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन एवरेज ऑफ 1850-900 पी इंडस्ट्रियल लेवल। जो हम बोलते हैं ना कि हमारा टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस ही ग्लोबल वार्मिंग होनी चाहिए प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, तो हम उसके तो अंदर हैं क्योंकि हम 1.48 डिग्री गर्म हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो अभी तक का हॉटेस्ट ईयर है 2023, क्योंकि 1.48 डिग्री सेल्सियस गर्म रहा ये प्री इंडस्ट्रियल टेम्परेचर से, और 0.17 डिग्रीज 2016 से भी गर्म रहा, जिसको अभी तक का हमने सबसे हॉटेस्ट ईयर दर्ज किया था। और पहली बार ऐसा, ये 2023 पहला ऐसा साल है जिसमें हर एक दिन 1 डिग्री सेल्सियस गर्म रहा प्रीवियस प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से, यानी कि फर्स्ट ईयर विथ ऑल डेज, हर एक दिन 365 डेज ओवर 1.31 डिग्री सेल्सियस वार्मर देन प्री इंडस्ट्रियल पीरियड। एक भी दिन ऐसा नहीं गया इस साल में जो प्री इंडस्ट्रियल पीरियड से 1 डिग्री ज्यादा गर्म ना रहा हो। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें इस साल की रही हैं, उससे आगे देख लेते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या रीजन है? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस बहुत रहे 2023 में, नंबर 1। दूसरा, एल नीनो ईयर रहा ये, जिसके अंदर जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है वहाँ के पानी गर्म हो जाते हैं और पूरे क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं। सो 2023 में एटमॉस्फेरिक कॉन्सेंट्रेशन जो था कार्बन डाइऑक्साइड का और मीथेन का, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, गर्मी को ट्रैप करती हैं, वो रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंचा है। कार्बन डाइऑक्साइड 2.4 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन ज़्यादा था 2022 के मुकाबले। मीथेन के कॉन्सेंट्रेशन 11 पार्ट्स पर बिलियन की से बढ़े थे। तो ये एक तो बहुत प्राइमरी फैक्टर रहा। दूसरा, लाइक आई टोल्ड यू, एल नीनियो बोलते हैं इसको, नीनो नहीं बोलते हैं, एल नीनियो जो फिनोमिनन है जिसकी वजह से ईस्टर्न पैसिफिक ओशन गर्म हो जाते हैं, जो उसके सतह वाटर है। ये क्या होता है क्या नहीं होता, अगर आपको डिटेल में देखना है तो ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बर्निंग इश्यूज प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। और इसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर्स जो 2023 के थे वो भी ऊपर दर्ज किए गए हैं,
ठीक है। अब ये जो मैंने आपको बताया 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हमको लिमिट करना है, ये बात कहाँ से आ गई भाई, किसने डिसाइड की? तो 2015 में एक पेरिस अग्रीमेंट हुआ, पेरिस के अंदर मीटिंग हुई और उसमें अग्रीमेंट हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो मिलती है ना, तो पेरिस में मिली और एक अग्रीमेंट हुआ कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं जानी चाहिए कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल एरा। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था उससे अब कंपेयर करें तो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही हमको रुकना है। समझ में आ गई? वरना सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आइसबर्ग मेल्ट हो जाएंगे, सी लेवल राइज हो जाएगा, बहुत तबाही मच सकती है। ठीक है जी, चलिए अब हम आते हैं शॉर्ट न्यूज सेक्शन की तरफ। 3 शॉर्ट न्यूज हमें देखनी है। IIT मद्रास अपना एक कैंपस खोलने जा रहा है श्रीलंका के अंदर, और श्रीलंका में भी कैंडी के अंदर ये कैंपस खोलेगा। कैंडी, खाने वाली कैंडी नहीं है ये। तो श्रीलंका के कैंडी के अंदर कौन सा IIT है जो अपना कैंपस खोलेगा? मद्रास खोलेगा। या IIT मद्रास श्रीलंका में कहाँ कैंपस खोलेगा? कैंडी के अंदर खोलेगा। ठीक है। नेक्स्ट, सेंटर टू ऑर्गेनाइज भारत टेक्स 2024, अ ग्लोबल टेक्सटाइल मेगा इवेंट कब? फरवरी के अंदर नई दिल्ली में। तो जो सेंटर है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के हेल्प से भारत टेक्स 2024 एक ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट होगा जो फरवरी के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा नई दिल्ली में। और फाइनल न्यूज़ देखिएगा, मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, उन्होंने अनाउंस किया है कि इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन फाइबर फैसिलिटी, इंडिया की पहली कार्बन फाइबर फैसिलिटी कहाँ ओपन होगी? गुजरात में हाजिरा के अंदर ओपन की जाएगी। तो ये 3 आपकी शॉर्ट न्यूज़ हो गई हैं। और अब इसके बाद हमारा टाइम है रिवीजन क्वेश्चंस देखने का। पर उससे पहले फटाफट मैं बता दूं, जिन बच्चों को तैयारी करनी है जनरल अवेयरनेस की SSC एग्जाम के लिए, है ना, आप SSC के अभी अपकमिंग एग्जाम्स देने वाले हो और उसके लिए जनरल अवेयरनेस अगर तैयार करना है, आपको परचम पे पढ़ना अच्छा लगता है यहाँ के टीचर से, तो आप ये जनरल अवेयरनेस कोर्स ले सकते हो, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, स्टैटिक, जीके सब पढ़ाया जाएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउनलोडेबल PDF, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग, PYQ डिस्कशन, मॉक पेपर्स सारे इसके अंदर आ जाएंगे। इंट्रोडक्टरी वीडियो बना हुआ है, चेकआउट कर लीजिए, फ्री लेक्चर्स दिए हुए हैं, देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हेल्पलाइन नंबर पे या मेल पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ये आपको परचम ऐप पे मिल जाएगा। इसके अंदर जो स्टैटिक जीके का कोर्स है दैट आई एम टेकिंग केयर ऑफ, तो इसमें भी आप सारे इंट्रोडक्टरी वीडियो और टेबल ऑफ कंटेंट देख लीजिएगा, बिकॉज सारे लेक्चर्स एक साथ नहीं डाले गए हैं, काफ़ी सारे डल गए हैं और कुछ हर एक वीक अपडेट होते रहेंगे। और रिचा 20 कोड लगा लीजिएगा अगर आपको इस वाले कोर्स पे इंस्टेंट 20% डिस्काउंट चाहिए। आप ओवरऑल 33% तक डिस्काउंट ले सकते हो। स्कॉलरशिप टेस्ट रोज आता है, दिया कीजिए। ओके, अब हम चलेंगे हमारे रिवीजन क्वेश्चन की तरफ। जो भी आज पढ़ा है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, कमेंट सेक्शन में लिखना चालू कर दीजिए। पहला सवाल आ रहा है, जब भी आप क्वेश्चंस का आंसर करते हो ना लाइव चैट में किया करो, क्योंकि इस समय फटाफट मुझे भी देखने को मिल जाता है। हु रिसीव्ड द नंबर 1 ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड, नंबर 1 ग्लोबल डेस्टिनेशन अवार्ड इन ट्रिप एडवाइजर्स ट्रैवलर्स चॉइस बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड 2024। तो कौन सी डेस्टिनेशन है जिसने नंबर 1 अवार्ड जीता है ट्रिप एडवाइजर के ट्रैवलर्स चॉइस बेस्ट ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन अवार्ड 2024 में? लगातार तीसरी बार जीता है। कौन सी है भाई? दुबई है। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच कंपनी असेंबल्ड दृष्टि 10 स्टार लाइनर मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV, यानी कि दृष्टि 10 स्टार आईलाइनर मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV को किस कंपनी ने असेंबल किया है? हमने देखा था ना, नेवी के जो चीफ है उन्होंने रिसीव किया है, ये हैदराबाद के अंदर किया है, लेकिन असेंबल किसने किया है? कौन सी कंपनी है? अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन। गैब्रियल अटल हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही के टाइम में सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये इस कंट्री के। गैब्रियल अटल कौन से देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? द आंसर विल बी फ्रांस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द हीट टॉलरेंट वैक्सीन इफेक्टिव अगेंस्ट करंट स्ट्रेन्स ऑफ SARS-CoV-2? SARS-CoV-2 वायरस जो है उसके करंट स्ट्रेन्स जो हैं उनके लिए हीट टॉलरेंट वैक्सीन, जो कि गर्मी में भी रखी जा सकती है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, वो किस इंस्टीट्यूशन ने डेवलप की है? हमने देखा था बेंगलुरु का इंस्टीट्यूशन है, कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ऑल राइट, नेक्स्ट। इन विच सिटी ऑफ श्रीलंका इज द न्यू IIT Madras कैंपस बीइंग सेटअप और सेट टू बी एस्टैब्लिश्ड? श्रीलंका के कौन से शहर में, सिटी में IIT मद्रास का नया कैंपस खुलने जा रहा है या खुलेगा? आंसर क्या हो जाएगा? कैंडी के अंदर खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री होस्टेड एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024? एक्सरसाइज सी ड्रैगन जो है वो कौन सा देश है जो होस्ट कर रहा है, कर लिया है? आंसर क्या होगा?
यूएसए इंडिया पार्टिसिपेट करने गया था। वेरी गुड। तो आज के मैटर से रिलेटेड तो हमने कर लिया प्रैक्टिस, अब कुछ प्रीवियस डेज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, पुराना याद रहे ताकि। चलिए, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल यानी महासचिव के तौर पे रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंद्रमणि पांडे जी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच रिवर बेसिन यानी कि किस नदी के बेसिन से डज ONGC कमेंस ऑयल प्रोडक्शन इन इट्स फ्लैगशिप डीप वाटर प्रोजेक्ट। ONGC ने अपने प्रमुख गहरे जल परियोजना में किस नदी बेसिन से तेल उत्पादन शुरू किया है? राइट आंसर क्या होगा? कृष्णा गोदावरी बेसिन। ओके। ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो ने कौन से देश को या कंट्री को हिट किया? ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्वारो हिट विच कंट्री? अफ्रीकन कंट्री थी एक, आंसर इज मैडागास्कर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, मैंने पिक्चर पे 4 स्टार्स दिखाए भी थे। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है? हु इज द पर्सन? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी, MM नरवणे। और ये रहा आपका क्वेश्चन ऑफ द डे जो हम पढ़ चुके हैं। वेयर इज द चांदूबी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज? कौन सा स्टेट है जहां पे चांदूबी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है? और ये रहा आज का पूरा सेशन। आई रियली होप सब समझ में आ गया होगा। PDF की जानकारी मिल चुकी है। वीकली या मंथली PDF चाहिए पुराने वीक्स या मंथ के, तो आपको parchamclasses.in पे जाना रहेगा। अंटिल वी मीट नेक्स्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।